Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's start our Neoka series. No information overload, current affairs. I have seen many coaching institute that are overburdening us with the current affairs portion mainly. हमको हमेशा आउटपुट के तौर पे देखना चाहिए कि हम कितने चैप्टर्स पढ़े रहे हैं और उसका आउटपुट कितना आ रहा है एग्ज़ाम्स में. सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस प्रीलिम्स डैट कहीं ना कहीं एक साल ऐसा होता है जहाँ एक भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया. टिड्स एंड बिट्स हमको मिलते हैं देखने के लिए. जैसे अगर 3 स्टेटमेंट दिए हैं तो उनमें से एक स्टेटमेंट में हमको करंट अफेयर्स मिल जाएगा. बट according to our past experiences, there is not that much portion or weightage of the current affairs. तो हमको उतना ही ध्यान देना है जितना हमारे लिए beneficial हो in the output, because at the end of the day we have to clear our exam. That's it. So without any further ado, let's start our Neoka series. We will be covering current affairs from May 1 to 15. If you have seen द ट्रेलर ऑफ आई है अकेडमी चैनल, तो उसमें मैंने इसका ज़िक्र किया था. तो हमारे पास महीने में इन अ मंथ वी विल हैव 2 वीडियोज़ ऑफ नियो का, और उनमें हम पहले फर्स्ट हाफ मंथ का प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हाफ मंथ का अगली वीडियो में. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी नियो का सीरीज़. फर्स्ट आर्टिकल, कन्वेंशन ऑन ग्लोबल साइबर क्राइम. देखिए, ये पर्टिकुलर चीज़ तो न्यूज़ में नहीं थी, बट इसी से रिलेटेड एक और चीज़ न्यूज़ में थी, डेट इज़ बुडापेस्ट कन्वेंशन. इसी से रिलेटेड क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ होल बिग टर्म, कन्वेंशन ऑन ग्लोबल साइबर क्राइम. हमको जो साइबर क्राइम, द क्राइम रिलेटेड टू इंटरनेट और साइबर स्पेस, कैसा इंटरनेशनल साइबर स्पेस, ना कि कोई रीजनल या डोमेस्टिक साइबर स्पेस, उसके लिए हमने कुछ कन्वेंशंस डेवलप किए हैं, और उनमें से एक है बुडापेस्ट कन्वेंशन. उनमें से एक क्यों? बस ये एक ही है, ठीक है. सो डेट्स वाई इट इज़ अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी. येस, देयर इज़ अनदर फोरम विच हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाई रशिया, and this particular forum has been tabled on the desk of United Nations, but इसके लिए अप्रूवल अभी नहीं मिला है. तो रशिया और रशिया जैसे ही देश ये एक पैरेलल ट्रीटी लाना चाहते हैं विच आर फेवरेबल ऑन देयर टर्म्स. अंडरस्टूड? दिस पर्टिकुलर बुडापेस्ट कन्वेंशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ यूरोप्स साइबर क्राइम कन्वेंशन. ठीक है. ये करता क्या है? ये अलाउ करता है क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग, ओके, इन वन ऑफ इट्स प्रोविजंस. हालांकि हम इंडिया में देख रहे हैं, जैसे हमारा आधार एक्ट हुआ, आधार डाटा लीक हमने देखा, कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस देखा हमने. सो फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस इंडिया इज़ फॉलोइंग अ कंजर्वेटिव नेचर. इसीलिए इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन द डाटा लोकलाइजेशन, एंड दिस पर्टिकुलर ट्रीटी बुडापेस्ट कन्वेंशन इज़ टॉकिंग अबाउट द क्रॉस बॉर्डर डाटा शेयरिंग. सो जाहिर सी बात है, इंडिया का स्टैंड क्या है इसमें? इट इज़ अ नॉन मेंबर ऑफ यूरोप लेड बुडापेस्ट कन्वेंशन. ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दी गई है. अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाटा शेयरिंग विद फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनफ्रिंजेस, मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को एक कमान पे रख दें, एक तीर पे रख दें, और उसके साथ हम छेड़छाड़ करें. कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं? बाई शेयरिंग अवर डाटा विद द foreign law on the basis of foreign law with the international agencies or international other countries. इंडिया एक और तर्क देता है कि वो क्यों नहीं साइन कर रहा है ये कन्वेंशन ऑन ग्लोबल साइबर क्राइम. क्या है वो तर्क? डैट जब ये ट्रीटी बनना स्टार्ट हुई थी, जब ये बुडापेस्ट कन्वेंशन बन रहा था, जब इसकी पॉलिसीज बन रही थी, तब इंडिया हैज़ नो रोल इन इट्स फॉर्मेशन. डैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट साइनिंग द बुडापेस्ट कन्वेंशन. Now what about Indian laws? Yes, we have some Indian laws that are in parallel to the Convention of Global Cyber Crime. बट यहाँ ग्लोबल वर्ड है, हमारे इंडिया के लॉज हैं.
तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट 2017 जजमेंट, पुट्टास्वामी जजमेंट, विच इज़ फेमस फॉर राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, ये दोनों चीज़ें डील करती हैं ऑन द साइबर क्राइम। नेक्स्ट इज़ काइमेरिक या चाइमेरिक, आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं बोलूँगा काइमेरिक रिसर्च। तो ये है क्या? सबसे पहला, व्हाट इज़ काइमेरास? सो दे आर द ऑर्गेनिजम्स डेट आर मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज। अगर इससे आपको समझ में नहीं आया तो पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। म्यूल्स, ये घोड़े और गधे की इंटरब्रीड प्रजाति होती है। इसमें फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को इंटरब्रीड करवाया जाता है, जिससे हमारे पास इनफर्टाइल म्यूल निकलता है। इनफर्टाइल हिंदी में मतलब इस म्यूल के पास बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ काइमेरिक रिसर्च। तो ये अभी से हुआ है या ये पहले से था? सी, ये जो चीज़ हुई है पहली बार कि ह्यूमन सेल्स को मंकी एम्ब्रायोज में डेवलप कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। बट दिस पर्टिकुलर काइमेरिक रिसर्च is in progress for the past 2 years. Okay, so it's not a new technique, and as this is a undeveloped field, that's why no guidelines are there to operate this particular chimeric research in an organized manner. What is the purpose of the research? ये भी important है क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है what is the benefit of chimeric research. तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ड्रग इवेल्यूएशन जो भी हमारे API हैं, या हाउ अ पर्टिकुलर ड्रग इज़ रेस्पॉन्डिंग टू अवर इम्यून सिस्टम और सेलुलर सिस्टम, उसके लिए काम आ सकते हैं काइमेरिक रिसर्च। प्रोवाइड्स न्यू प्लेटफॉर्म टू स्टडी डिसीजेज़, अलग अलग प्रकार की डिसीजेज़ कौन से सेल्स में फैलती है वो हमें काइमेरिक रिसर्च से पता चलता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, येस, इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल। हाउ? क्योंकि ऐसा भी पाया गया है कि ये जो हम ह्यूमन सेल्स मंकी एम्ब्रायज में डेवलप कर रहे हैं, इनके ऑर्गन्स और हमारे ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट काइमेरिक रिसर्च। आई हैव वॉच्ड यू द होल म्यूल इंटरब्रीडिंग, और दिस इज़ अनदर डायग्राम टू अंडरस्टैंड। पहले ये एक पिक करी गई थी शायद से 2 या 3 साल पहले, तो ये उसी का डायग्राम है। नेक्स्ट इज़ पिंक मून या सुपर मून भी कह लीजिए, ऑन 26 अप्रैल 2021। तो ये याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट पिंक मून या सुपर मून होता क्या है? देखिए, जब मून पेरिजी पे होता है और अपोजी पे होता है, तो पेरिजी पे सुपर मून दिखता है हमें एंड अपोजी पे माइक्रो मून दिखता है। अब ये पेरिजी और अपोजी होता क्या है? देखिए, ये हमारा अर्थ है और इसके चारों ओर मून चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पाथ मैंने बनाया है, ये है आइडियल पाथ। असली में पाथ मून का ऐसा होता है। सो आप देख सकते हैं, अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज़ फार अवे, फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, एंड अनदर ऑर्बिट इज़ क्लोजर टू द अर्थ। तो जब मून क्लोजेस्ट ऑर्बिट पे होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसे ही बोला जाता है पेरिजी। आप कैसे याद कर सकते हैं इसे? P फॉर पेरिजी एंड P फॉर पास। ऐसे ही अगर हम बड़ी बॉडीज़ के संदर्भ में देखें, मतलब हम बात कर रहे हैं अर्थ एंड सन की, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो इनमें भी ऐसे ही टर्म यूज होती है विच आर कॉल्ड पेरिहिलियन एंड एपिहिलियन। Now a lot of aspirants get confused between these 4 terms. आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पेरिजी मतलब पास, तो क्लोजेस्ट ऑर्बिट। सो डैट सेम फंडा अप्लाइज इन पेरिहिलियन ऑल्सो। P for perihelion, P for pass. It means the Earth's closest orbit around the sun will be perihelion. अब हमें पेरिजी और पेरिहिलियन में कैसे डिफरेंस पता करना है? लायन टर्म देखिए इधर, लायन इज़ अ किंग ऑफ द जंगल, तो ये बड़े एनिमल्स के संदर्भ में यूज़ किया जाएगा। तो मून, सन और अर्थ में बड़े बड़े कौन हैं? मून एंड सन।
तो इसीलिए हम ऐसे से याद कर सकते हैं। हमारे आर्टिकल पे आते हैं, तो ये जो सुपर मून या पिंक मून बोलते हैं, ये हमें दो टाइम दिखता है, न्यू मून में और फुल मून में। फुल मून को हम इन सिंपल लैंग्वेज पूर्णिमा कहते हैं एंड न्यू मून में अमावस कहते हैं। अब आप बोलोगे अमावस में तो हमें मून दिखता ही नहीं है। यस, इट इज़ करेक्ट। अमावस में या न्यू मून डे पे हमें मून नहीं दिखता, बट एक फिनोमिना तो ऑकर होगा, चाहे एक आर्टिफिशियल लाइट लगा के देख लीजिए आप। तो ऑल्दो वी डोंट सी मून एट दिस पर्टिकुलर न्यू मून डे, बट पिंक मून और सुपर मून कैन ऑकर ट्वाइस। अंडरस्टूड। ये पेरिजी पे ही दिखता है, ये अपोजी पे नहीं दिखता है, क्योंकि अपोजी पे माइक्रो मून दिखेगा, ना कि सुपर मून दिखेगा। और जैसे ही ये पेरिजी पे होता है और ये अर्थ के क्लोजेस्ट होता है, सो द मून अपीयर्स ब्राइटर एंड लार्जर एंड अपोजिट इज ट्रू एट अपोजी। अंडरस्टूड। कैरन रिबल्स, दीज रिबल्स आर अटैकिंग मिलिट्री आउटपोस्ट इन म्यांमार। जैसा हम सबको पता है, म्यांमार में मिलिट्री रूल लग चुका है। उनकी जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर आंग सांग सू की, शी हैव बीन इम्प्रिजेंट, क्योंकि वहाँ के मिलिट्री जनरल ने सत्ता हथिया रही है। तो ये जो कैरन रिबल्स हैं, ये मिलिट्री आउटपोस्ट पे म्यांमार की अटैक कर रहे हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पे, ना कि म्यांमार इंडिया बॉर्डर पे। तो मैंने यहाँ एक मैप लगा रखा है, आप देख सकते हैं ये कैरन रिबल्स यहाँ अटैक कर रहे हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड बॉर्डर। यहाँ आप एक और चीज़ देख सकते हैं, विच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स ऑफ प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन। विच ऑफ द साउथ ईस्टर्न एशियन स्टेट विच इज़ कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड? सो दिस इज़ लाओस। ये पूरा लैंड लॉक्ड है। इट मीन्स कोई भी बॉर्डर इसकी सी से टच नहीं होती है। एक और चीज़ आप देख सकते हैं, रोहिंग्या इशू वाज सीन इन न्यूज़ क्वाइट सम टाइम। सो दिस पर्टिकुलर स्टेट, रखाइन स्टेट, वाज इनफेमस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो ये रखाइन स्टेट बांग्लादेश में पड़ता है, ना कि म्यांमार में। और बांग्लादेश में कहाँ? ये जो नीचे उसकी स्ट्रिप निकली हुई है, द नैरो स्ट्रिप, ये है रखाइन स्टेट। तिब्बतन प्लाटू, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एक थीम आया हुआ था हिंदू में। उसमें ये बताया गया था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ तिब्बतन प्लाटू, बिकॉज अ न्यू रिसर्च हैज़ बीन पब्लिश्ड रिगार्डिंग द मॉनसून ऑफ इंडिया। एज वी नो, द मॉनसून ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो उस पर स्टडीज़ रेगुलेट, जनरेट और उसका डॉक्यूमेंटेशन होता ही रहता है। तो एक पर्टिकुलर हिंदू में आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स have their origin in the Tibetan plateau. तो these are the rivers: सल्वीन, गैंजेस, मैकोंग, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, यांगजे। एक रिवर आप इसमें ढूंढ रहे होंगे जो आपको मिल नहीं रही है, वो है सतलज। बिकॉज वी ऑल नो द क्लोजेस्ट सोर्स किससे? इंडस से। एक ही रिवर का है और वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, डेट इज़ सतलज। तो हम ट्रिब्यूटरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन रिवर्स की बात कर रहे हैं। तो ये है इंडस। आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा तिब्बतन प्लाटू है, विच इज़ हाईएस्ट प्लाटू, टेबल टॉप प्लाटू इन द वर्ल्ड। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज़ इंडस। ये सतलुज भी दिखा रखी है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द ट्रिब्यूटरीज। दिस इज़ गैंजेस या गंगा रिवर। ये है यारलंग ज़ांगपो, जिसको आगे जाके हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। दिस इज़ सल्वीन रिवर, और ये हम देख सकते हैं ये म्यांमार से फ्लो होती है। इरावदी भी तिब्बतन प्लाटू से निकलती है, बट दिस फ्लोज इन म्यांमार। अंडरस्टूड। देन कम्स मैकोंग रिवर, ये चाइना से मेनली पास होती है, उसके बाद थाईलैंड और लाओस में बाउंड्री बनाती है, कंबोडिया से पास होके ये साउथ चाइना सी में गिर जाती है। तो ये सब हमने पढ़ी द तिब्बतन प्लाटू रिवर्स। चलते हैं आगे। इलेक्शन रिजल्ट्स इन बंगाल। रिसेंटली बंगाल में ईसीआई ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए और मिसेस ममता बनर्जी को
हासिल हुई मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो पर्टिकुलर हिंदू आर्टिकल में द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स हैव बीन गिवन, एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल। सो ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है। एग्जिट पोल कब कंडक्ट होता है? देखिए, ये वोटिंग बूथ है, इसमें आप गए, आपने वोट किया और आप वापस आ रहे हो। आते हुए आपके सर पे एक माइक पकड़ा दिया एक रिपोर्टर ने और पूछा कि सर आपने किसको वोट दिया है। तो आपने हड़बड़ी में बता दिया क्योंकि एकदम से आपके मुंह में माइक दे दिया कि मैंने इसको वोट दिया है। सो दिस इज़ नथिंग बट एग्जिट पोल। अगर आपने बता ही दिया है कि उन्हें आपने किसने वोट दिया है, इसका मतलब डेट इज़ श्योर दिस पर्टिकुलर वोट हैज़ बिन गिवन टू अ कैंडिडेट ए। सो पहली बात तो एग्जिट पोल आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, डिफाइंड एंड मोर ट्रूथफुल, अंडरस्टूड, एंड इट फोकस्ड मेनली ऑन रिजल्ट्स। इसमें वोटिंग बिहेवियर का हमें कुछ नहीं करना, वी आर एंटाइटल्ड टुवर्ड्स रिजल्ट। और इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया है। आरपीए एक्ट में 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें बैन किए गए हैं एग्जिट पोल्स। हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, अनटिल क्लोजिंग फेज ऑफ वोटिंग। ठीक है, हमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इतना ही याद रखिए कि अनटिल क्लोजिंग फेज ऑफ वोटिंग तब तक बैन है एग्जिट पोल्स कराना या देयर अनाउंसमेंट और टेलीकास्ट, अंडरस्टूड। सेकेंड इज ओपिनियन पोल। देखिए, अभी यही बूथ है, यहाँ आप अपने रास्ते में और जा रहे हैं इन द पोलिंग बूथ, रास्ते में ही आपको कोई एजेंसी मिल गई, न्यूज़ एजेंसी, और तब आपके मुंह में उन्होंने माइक घुसेड़ दिया और पूछा कि आपका ओपिनियन कौन है, इस बार कौन जीतेगा, आप किसको वोट देना चाहोगे। एंड दीज काइंड ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द वोटर, ओके, एंड दिस रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेफोलॉजी। तो ओपिनियन पोल इज़ अ मच ब्रॉडर टर्म, number of questions can be asked from the voter and these will be conducted before the elections. RPA 1951 talks nothing about opinion poll, ये हमें याद रखना है। इंडिया और नेपाल मैप, as we know there is a border dispute between India and Nepal, past 2 years से ये बहुत ही न्यूज़ में है। तो क्या क्या डिस्प्यूटेड है? एक तो है काला पानी टेरिटरी विच इज़ हेयर, यू कैन सी इट, एंड अदर इज़ लिम्पियाधुरा पास। सो दिस इज़ लिम्पियाधुरा पास। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं लिपू लेक पास भी है। ये टेरिटरी पूरी ही डिस्प्यूटेड है, पर लिपू लेक पास आपको पता होना चाहिए किधर है, तो ये उत्तराखंड में है। काला पानी इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ से काली रिवर होके जाती है। तो इंडिया बोलता है काली रिवर और कहीं से होके जाती है, नेपाल बोलता है यहाँ से जाती है, और इसी का पूरा बाउंड्री डिस्प्यूट है। ये कहाँ का मैप मैं दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस पोर्शन का, रेड पोर्शन का मैप ये बड़ा करके दिखाया गया है। अब हम देख रहे हैं नेपाल, तो हम पूरा ही देख लेते हैं नेपाल। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स आर टचिंग द नेपाल बाउंड्री विच आर दो स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का आप देख सकते हैं ऊपर से टच हो रहा है, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सो दीज आर द 4 states that are touching Nepal. Attorney General of India was in use as his term was extended. तो Article 76 of the Constitution deals with the Attorney General's office. He is the highest law officer in the country. ये एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है जो कि मैंने हमारी पॉलिटी कोर्स में भी बताया हुआ है। पीएम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीओएम, ये सब किसके पार्ट होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव के। और भी हैं, बट अगर आपको पूरे जानने हैं तो मेरा कोर्स देख लीजिए। दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी अटॉर्नी जनरल होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से के सील के अंडर ही अपॉइंट होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही हैज़ टू बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिफिकेशन है? ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो कि सबसे तगड़ी वाली क्वालिफिकेशन है। और सेकंड है, जज होना चाहिए आप इन द हाई कोर्ट फॉर 5 years
या तो आप वकील एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में ही फॉर 10 ईयर्स। एडवोकेट छोटे होते हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट में। जजेस थोड़े बड़े होते हैं कद में, तो इसीलिए उनको हाई कोर्ट में ओनली 5 ईयर्स चाहिए, आधा ही टाइम चाहिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। बट देयर इज़ अ ह्यूज एंड ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। डैट इज़ ये थर्ड वाला, एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स एनीवन हु is an eminent jurist in the eyes of the president, so the president can elect that person or elevate that person to be the judge of the supreme court। तो ये आप याद रखिए। खैर हम अपने आर्टिकल पे आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे। तो क्वालिफिकेशन हमने पढ़ ली, क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड। क्यों? बिकॉज ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई जानकारी नहीं दी कि हाउ और व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेजिडेंट एट प्रेजिडेंट्स विल। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, MC शेतालवत। राइट्स एंड लिमिटेशंस इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल पूरा आया ही है तो ये हम पूरा टॉपिक ही ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कोई भी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ये अटेंड कर सकते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स। बट एक शर्त है, ये वोट नहीं दे सकते। जितने भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, जितनी भी पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज़ होती हैं, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबको इन्जॉय करता है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स उनको इन्जॉय करते हैं। ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माने जाएंगे। क्यों? बिकॉज ही कैन डू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ऑल्सो, इसलिए मैंने यहाँ नोट लगाया है। अंडरस्टूड? इट मीन्स जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो ये गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। जब ये गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे तब ये अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट जब ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो ही हैज़ टू मेक श्योर दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट वन ऑफ द पार्टी इन द केस। ऐसा नहीं है वो गवर्नमेंट को ही जाके लताड़ लगा रहे हैं या गवर्नमेंट को ही हराना चाह रहे हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट के खिलाफ गवर्नमेंट के चीज़ें हो जाएंगी और गवर्नमेंट उन्हें निकाल भी सकती है। सो डेट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ही खुद दे दिया कि वो ऐसे केसेस नहीं लड़ सकते जहां वन ऑफ द पार्टी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही लिखा है यहाँ, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ते पढ़ते बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ जो सामने आती है वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। These both posts are not institutionalized in the constitution. It means they are statutory post. तो ये ध्यान रखिए, only Attorney General of India is a constitutional post. Corresponding office in the states to the Attorney General of India is Advocate General, क्योंकि हमारी फेडरल पॉलिटी है। सो एडवोकेट जनरल comes under Article 165. वन हेल्थ अप्रोच, UPSC प्रीलिम्स में बहुत ही वेग टर्म पूछ ली जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू टर्म, व्हाट इज़ वन हेल्थ अप्रोच। सो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि वी एज ह्यूमंस आर नॉट द सुपीरियर रेस इन द इकोसिस्टम। सो द कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ इज प्रोवाइडेड बाय द फिलोसफर्स और बोटैनिस्ट। इन सब ने दिया है ये वन हेल्थ का कंसेप्ट। क्या बोलता है ये? इट connotes दैट द आइडिया ऑफ ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ एज वेल एज एनिमल हेल्थ आर वन एंड द सेम। इट मीन्स इफ एनवायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ इज डिस्ट्रॉयड इन द इकोसिस्टम देन देर आर लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन्स। सो यही लिखा हुआ है, आइडिया दैट द हेल्थ ऑफ पीपल इज कनेक्टेड टू हेल्थ ऑफ एनिमल्स and our shared environment, that is nothing but ecosystem. Zoonotic viral diseases,
जैसे कि ये जो वन हेल्थ का कंसेप्ट आया था, ये इसीलिए आया है हिंदू में बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक कोविड-19। सो यू नो वेरियस टाइप ऑफ जूनोटिक वायरल डिसीजेज आर देयर। कैसी हैं? एग्जाम्पल के तौर पे निपा, सार्स, मर्स, इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज एंड द मोस्ट रिसेंट कोविड-19। जैसे कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कोविड-19 वायरस हैज़ बिन कम फ्रॉम ईदर पेंगोलिन और फ्रूट बैट। सो इसीलिए ये जूनोटिक डिसीज़ होती हैं। जूनोटिक डिसीज़ क्या होती हैं? द डिसीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू द ह्यूमंस that are called zoonotic diseases। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये अपने न्यूज़ में थी। क्यों थी? बिकॉज अ पर्टिकुलर रिपोर्ट इंडिया एनर्जी आउटलुक हैज़ बिन रिलीज्ड बाई इट। तो इसकी डिटेल्स में ना जाते हुए हम बस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या होती है वो देख लेते हैं। ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, 1974 में गठित किया गया था अंडर द OECD फ्रेमवर्क। इंडिया इसका ओनली एसोसिएट मेंबर है, मतलब इसका मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। और ये एसोसिएट मेंबर भी 2017 में बना है। सेक्रेटेरिएट पेरिस फ्रांस में है। प्रेजेंटली इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमर बिहाइंड चाइना, US एंड EU में आपको पता है 28, अभी तो 27 हो जाएंगे, 27 देश आते हैं। सो ये जो फोर्थ लार्जेस्ट है ये सारे EU को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ लार्जेस्ट क्या है? एनर्जी कंज्यूमर। रिसेंटली इंडिया हैज़ इंक्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेशन किस में? ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में, स्टेबिलिटी में एंड सस्टेनेबिलिटी में। इसकी कुछ रिपोर्ट्स भी आती हैं, वो है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ऑल्सो इंडिया एनर्जी आउटलुक। तो ये 3 रिपोर्ट्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की आती है जो कि OECD फ्रेमवर्क के अंडर काम करता है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। वोरुख रीजन वाज इन न्यूज़। वोरुख कहाँ का रीजन है? इट इज़ इन नॉर्थ ताजिकिस्तान, बट होल ऑफ दिस वोरुख रीजन हैज़ बिन सराउंडेड बाय द किर्गिस्तान। मैप में हम देख सकते हैं दिस इज ताजिकिस्तान। ये इसका नॉर्थ का मैप है ताजिकिस्तान का, मतलब यहाँ ये पूरा नीचे तक होगा अभी, ठीक है। ये है किर्गिस्तान। यहाँ आप देख सकते हैं इन द नॉर्थ ऑफ द ताजिकिस्तान अ वोरुख रीजन हैज़ बिन सराउंडेड बाय द होल ऑफ किर्गिस्तान। सो इसी का पूरा डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। जब हम रीजन्स की बात कर रहे हैं तो और कौन से रीजन्स न्यूज़ में थे? देखिए टिग्रे रीजन, ये बहुत फेमस था और न्यूज़ में था। सेकेंड इज़ दनाकिल डिप्रेशन, ये भी न्यूज़ में था बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द एंशियंट वाटर सैम्पल्स हैज़ बिन फाउंड आउट इन दिस पर्टिकुलर दनाकिल डिप्रेशन। तो ये बहुत सॉल्टी वाटर है। तो दोनों किधर है? नॉर्थ यूथोपिया, ये कहाँ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो टिग्रे और दनाकिल डिप्रेशन आप याद रखिए। P8I एयरक्राफ्ट, नॉट डेट मच इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, पर इतना समझ लीजिए इट इज़ फ्रॉम USA। सो इंडिया ने ये बाय किए हैं पहले भी, अभी और बाय कर रहा है। सो इट इज़ अ मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इट मीन्स यूज फॉर बेसिकली सर्वेलेंस, बट इट इज़ मल्टी मिशन एंड मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट। क्यों? क्योंकि ये मैरी टाइम है तो सी के ऊपर उड़ता है, सी के ऊपर कंडीशंस आर अनस्टेबल, तो इसीलिए ये ऑल वेदर है। समुद्र सेतु 2, दिस पर्टिकुलर मिशन, जैसा कि हमको पता है देर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर डोमेस्टिक मार्केट्स। क्यों चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स? बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोविड-19 है। तो जैसे ही कोविड-19 किसी को लगता है तो सम ऑफ द ह्यूमंस आर एक्सपीरियंसिंग लैक ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसीलिए उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है। तो इंडियन नेवी ने कैरी आउट किया था टू ट्रांसपोर्ट क्रायोजेनिक ऑक्सीजन फ्रॉम अब्रोड टू इंडिया। तो इसी मिशन का नाम है समुद्र सेतु 2। क्रायोजेनिक कैसे? क्रायोजेनिक मीन्स विच आर एट सब जीरो रूम टेम्परेचर्स। नेक्स्ट इज पोलर मोशन। The Earth axis
of rotation is in the line along which it spin around itself as it revolves around the sun. आपको इतना सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये डायग्राम देख लीजिए. आइडियली अर्थ को ऐसे मूव करना चाहिए था. क्यों? बिकॉज दिस इज हिज वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन. बट जैसा कि हमें पता है 23.5 डिग्री पे हमारा अर्थ टिल्टेड है, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी टिल्टेड है. और क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड है तो ये सीधा नहीं घूमता है. और जैसे ही ये जो पर्टिकुलर लाइन है टिल्टेड एक्सिस की, ये जहाँ भी हमारे अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी उसे हम कहते हैं जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. यही लिखा है, द पॉइंट एट विच द एक्सिस इंटरसेक्ट्स द प्लैनेट सरफेस आर जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. द पोल्स मूव व्हेन एक्सिस मूव एंड दिस मूवमेंट ऑफ पोल्स इज कॉल्ड पोलर मोशन. एक्चुअली ये एक वैक्यूम में रखी हुई बॉल है और इसकी कभी बिग बैंग में वेलोसिटी आई थी, ये उसी वेलोसिटी से हमारा अर्थ घूम रहा है. तो ज़रूरी नहीं है ये एक स्टेबल पूरी वर्टिकल लाइन है या एक्सिस है, तो ये शिफ्ट होती रहती है और इसे ही कहा है पोलर मोशन. बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पोलर लाइन हमारे पोल्स जो हैं जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ वो भी शिफ्ट हो रहे हैं और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो शिफ्ट्स. ठीक है, तो हमारा इस बार का टॉपिक ओनली पोलर मोशन है, तो मैग्नेटिक पोल नहीं पढ़ेंगे अभी हम. सो पहले तो जब ये शिफ्ट होता था पहले भी ये पोलर मोशन होती थी, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन्स. बट नाउ क्लाइमेट चेंज इज नाउ कॉजिंग इट, सो इट इज़ मोर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मोशन. इसमें आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी परपेंडिकुलर ओरिजिन ये होनी चाहिए थी, बट एज द अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल एक्सेस, सो इसीलिए अर्थ ऐसे घूमता है और इसके बजाय ये है हमारे जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ. और क्योंकि अर्थ एकदम आइडियल ऑब्जेक्ट नहीं है तो दिस एक्सेस कीप्स ऑन चेंजिंग, सो अवर पोल इज चेंजिंग एंड दैट इज नथिंग बट पोलर मोशन. एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज इन न्यूज़. क्यों? कोई लिया होगा प्रोजेक्ट में हमने उधार, इसीलिए ये न्यूज़ में था. तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट रिवीजन के लिए, इट इज़ अ रीजनल एंड नॉट ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक एंड सेटअप इन 1966. इसका मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है. शेयर होल्डर्स देख लीजिए, यूएस एंड जापान हैव द लार्जेस्ट शेयर्स, देन फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया विच इज़ होल्डिंग 63%. अर्थ ऑर्बिट्स वॉज इन न्यूज़. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पर्टिकुलर पार्ट है पर हम थोड़ा समझ लेते हैं. लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, 3 तरह के हमने देखे. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. लो अर्थ ऑर्बिट 180 से 2000 किलोमीटर तक होता है. मिड अर्थ ऑर्बिट 2000 से 36,000. डिफरेंस देखिए आप, 180 से 2000, 2000 से 36,000, 3600 नहीं 36,000. और 36,000 के अबाव वी कॉल इट एज हाई अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट होती है एंड दीज आर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट. सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या होती है? दिस इज सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट. आप देख सकते हैं पोल टू पोल जा रही है. अंडरस्टूड. अभी हम जियो स्टेशनरी पढ़ेंगे. जियो स्टेशनरी मतलब जो भी अर्थ का प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसी प्लेन के अबाउट अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है, इट मीन्स इक्वेटर पे पर्टिकुलर घूम रही है, तो डेट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी. बट इफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट इज टिल्टेड एट सम पर्टिकुलर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसे कह देते हैं जियो सिंक्रोनस. तो स्टेशनरी हमेशा इक्वेटर पे होगी. पोलर ऑर्बिट या सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पोल टू पोल होगी. और जियो सिंक्रोनस कैसी होगी? एट एन एंगल टू द इक्वेटर. हमने पढ़ा लो अर्थ ऑर्बिट 180 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है, सर्कुलर इन नेचर होती है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होती है. और ये यूज़ किस लिए की जाती है? फॉर द रिमोट सेंसिंग, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यस लो अर्थ ऑर्बिट में ही है वो, मिलिट्री पर्पसेस एंड रैपिड कम्युनिकेशन.
सो लो अर्थ ऑर्बिट के ये सब फंक्शंस थे। मिड अर्थ ऑर्बिट 2000 से 36,000 किलोमीटर, बेसिकली यूज्ड फॉर नेविगेशन। और नेविगेशन के सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जीपीएस। किसका? यूएसए का। तो मिड अर्थ ऑर्बिट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए या नेविगेशन के लिए यूज़ की जाती है। हमारे इंडिया का भी है IRNSS। हाई अर्थ ऑर्बिट अबाउट 36,000 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर ऑर्बिट एंड इट इज़ जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस अभी मैंने बताया था आपको, दिस इज जियोसिंक्रोनस। तो हाई अर्थ ऑर्बिट हमेशा जियोसिंक्रोनस होती है, लो अर्थ ऑर्बिट हमेशा सन सिंक्रोनस होती है। और जियो स्टेशनरी क्या है? इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ जियोसिंक्रोनस। कोई भी एंगल पे होगी वो जियोसिंक्रोनस होगी, बट व्हेन द एंगल कम्स टू 0 डिग्री देन इट बिकम्स जियो स्टेशनरी। सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टलेशन की बात भी कर लेते हैं, बिकॉज दीज पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशंस आर इन न्यूज़। अमेजोन कंपनी की प्रोजेक्ट कुपियर क्या कर रहे हैं? ये नंबर ऑफ सैटेलाइट्स that is called constellation will be launched into the कौन सी ऑर्बिट में? लो अर्थ या मिड अर्थ में। तो वहाँ ये लॉन्च की जाएंगी, उससे हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा और वेरियस सर्विसेज मिलेंगी। स्पेस एक्स की ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं स्टारलिंक, और चाइना का भी न्यूज़ में था जिसको बोलते हैं गोवांग। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ये पॉलिसी की पर्टिकुलर डिटेल्स हिंदू आर्टिकल में आई थी। सो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये पहली पॉलिसी है सेकंड। सो दिस इज़ द सेकंड सच पॉलिसी जो कि 2000 में आई थी। द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज गिवन बाय द NSO in 1976. At present, India hosts 16% of world's population with 2.45% of land and 4% of water resources. तो इसीलिए हमको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज वी हैव ओनली 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज, 2.45% ऑफ लैंड, एंड वट पॉपुलेशन वी आर अकोमोडेटिंग? 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो दिस इज हाईली स्क्यूड फिगर। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे कभी भी यूज़ आ सकती हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, इट मीन्स एक वुमेन अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में कितने बच्चों की माँ बन सकती है, तो इसे बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ये पहले 2.9 था इन 2005 एंड नाउ इट इज़ 2.2 इन 2017। इट मीन्स वन वुमेन कैन गिव बर्थ टू 2.2 चिल्ड्रेन इन हर चाइल्ड बियरिंग एज। अब ये क्या हुआ? 20% ही बच्चा निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल एवरेज। नेक्स्ट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब है इन्फेंट डेथ्स, मतलब 1 साल से पहले ही जितने बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद, पर 1000 लाइव बर्थ्स। इट मीन्स एक हॉस्पिटल में, दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं और वो बर्थ होने के बाद ही मर जाते हैं। वेरियस रीज़न हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ध्यान दीजिए, ये पर 1000 है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये पर 1000? बिकॉज अगली चीज़ हम जो पढ़ेंगे डेट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और ये देखा जाता है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। इसका मतलब 1 लाख लाइव बर्थ्स हुई बच्चों की। तो ऐसे कितने केसेस हैं कि जिनमें उनकी माता की डेथ हो गई है, उनकी मदर की डेथ हो गई है। सो डेट इज़ कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। लास्ट इज रिप्लेसमेंट रेट। आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड इन वन ऑफ द UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो रिप्लेसमेंट रेट वो रेट होता है जब लेवल ऑफ फर्टिलिटी और पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे को। इट मीन्स इतने ही बच्चे पैदा करो जितने आगे जाके बूढ़े या अच्छी लैंग्वेज में बुजुर्ग मर रहे हैं। मतलब होल पॉपुलेशन हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। ऐसे नहीं कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं यहाँ से और यहाँ मर कम रहे हैं, या यहाँ बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और यहाँ मर ज़्यादा रहे हैं, तो उससे तो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो यही लिखा है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज़ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट के कॉन्सोनेंस में है। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी इमीडिएट अप्रोच थी, शॉर्ट टर्म गोल था और लॉन्ग टर्म गोल था। इमीडिएट अप्रोच ये थी टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। क्यों? बिकॉज तब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब डेथ्स बहुत ज़्यादा होती थी। इसीलिए ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड केयर हमें दोनों को सुधारना है। शॉर्ट टर्म गोल था टू ब्रिंग टोटल फर्टिलिटी रेट टू द रिप्लेसमेंट लेवल्स। मैंने अभी आपको बताया था टोटल फर्टिलिटी रेट और ये रिप्लेसमेंट लेवल ये काइंड ऑफ एक दूसरे को इक्वेट करते हैं। तो हमको 2010 तक, क्योंकि 2000 में निकली हुई है तो हमारे को 2010 तक ये दोनों इक्वल करने थे, पर ये अभी तक इक्वल नहीं हुए हैं। सो प्रेजेंटली मैंने आपको बताया 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, ये है टोटल फर्टिलिटी रेट। लॉन्ग टर्म गोल था अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045। तो देखते हैं ये हम अचीव कर पाते हैं या नहीं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेश्चन्ड द रिजर्वेशन गिवन टू द मराठा कम्युनिटी इन द महाराष्ट्र स्टेट। तो हम पूरी रिजर्वेशन की कहानी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो फेमस बीपी मंडल केस, या ये हमें याद नहीं होता तो इंदिरा साहनी केस हमें याद रहता है। ये दिस वाज द सेकंड सच बैकवर्ड क्लास कमीशन डेट हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। पहली जो बैकवर्ड क्लास कमीशन थी वो काका केलकर के अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो बीपी मंडल वाज सेकंड सच बैकवर्ड क्लास कमीशन। मैं स्केड्यूल्ड कास्ट या स्केड्यूल्ड ट्राइब की बात नहीं कर रहा, बैकवर्ड क्लास, जो कि जनरल भाषा में ओबीसी बोल देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर फेमस केस, मंडल केस और इंदिरा साहनी केस इन 1993 was tabled on the bench of Supreme Court. क्यों? Because 27% reservation has been given to these OBC. इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि अब ओनली वन लिस्ट विल बी देयर फॉर रिकॉग्नाइजिंग द माइनॉरिटीज़ एट सेंटर एंड स्टेट। तो जैसा कि हमको पता था, सेंटर की माइनॉरिटी लिस्ट अलग होती है, स्टेट की माइनॉरिटी लिस्ट अलग होती है। बट जैसे ही एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस को, वाया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस पर्टिकुलर बॉडी को स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया, तो अपोजिशन पार्टी और वेरियस एनालिस्ट यही बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे एनालाइज कर देगी अब कॉन्स्टिट्यूशन को कि हमारी जो माइनॉरिटी रिकॉग्नाइजिंग पावर होती है स्टेट्स की वो छिन सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत ही जल्दी कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट नाउ ओनली वन लिस्ट विल बी मेंटेन्ड एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल फॉर रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटी। सो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन द इंदिरा साहनी जजमेंट। 27% quota given to OBCs in government job is constitutionally valid. Supreme Court directed reservation only valid for entry in job and not in promotion. But हमको पता है गवर्नमेंट रिएक्टेड थ्रू एन अमेंडमेंट एंड ये भी लीगल कर दिया कि प्रमोशन में भी हम दे सकते हैं। क्लास इन क्वेश्चन शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। सो इन इंदिरा साहनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैजंट कोटेड इकोनॉमिकली वर्ड। क्यों? क्योंकि अभी आया है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डेट इज़ 10% रिजर्वेशन टू द जनरल क्लासेस। तो इंदिरा साहनी के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होना ज़रूरी है क्लास का। जिनको भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो पब्लिक सर्विसेज में पहले से एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ठीक है, आप एक पर्टिकुलर ओबीसी की कम्युनिटी है, देयर आर आई थिंक 3000 committee this particular classes of citizens that have been recognized by the मंडल कमीशन। तो इनमें से मान लीजिए एक पर्टिकुलर ए है क्लास, तो इस पर्टिकुलर क्लास के बहुत सारे आईएएस बने हुए हैं। मान लीजिए 30%
of the persons belonging to this particular class A are in Indian administrative services. तो चाहे वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हों, चाहे और सारे कंसेप्ट हों, बट अगर वो रिप्रेजेंटेड हैं एडुकेटली पब्लिक सर्विसेज में तो उनको नहीं दिया जाएगा रिजर्वेशन. कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विल बी अप्लाई इन ओबीसी. तो यही मैंने बताया कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर. मतलब मलाई निकाल दीजिए आप, दूध पूरा रिजर्वेशन दीजिए, पर मलाई तो है डिफरेंट काइंड ऑफ, अमीरों के लिए मलाई, तो मलाई निकाल दीजिए. ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू बी मेंटेन्ड. मतलब क्या है इस बात का? इट मीन्स आप ऐसे नहीं कोई किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उसे पब्लिक सर्विस में डाल दीजिए. अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड और एक मिनिमम पॉसिबल मार्क्स लाने ज़रूरी हैं अगर आपको ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए. डेट्स वाई ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू बी मेंटेन्ड. रिजर्वेशन शुडेंट एक्सीड 50% मार्क, बट इसका क्या एक्सेप्शन है. तमिलनाडु हैव 69% रिजर्वेशन. क्यों? बिकॉज यहाँ की जो पॉपुलेशन है जिनको जो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए वही बहुत अधिकतर मात्रा में है, मेजॉरिटी में वही है. इसीलिए तमिलनाडु को अलाउ किया गया है टू हैव 69% रिजर्वेशन. तो अभी हमने देखा रिजर्वेशन शुडेंट एक्सेस 50% मार्क्स, बट हमने देखा EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इनको रिजर्वेशन दिया गया किसमें? जनरल कैटेगरी के पीपल को. जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो गरीब हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है. सो दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब्स इन आवर कंट्री. स्केड्यूल कास्ट 15%, स्केड्यूल ट्राइब 7.5%, OBCs 27% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%. दिस इज़ द पाई चार्ट. आपको अच्छे से देखने में आसानी होगी और अपने दिमाग में बैठा लीजिए. 40.5% रेस्ट है ये, 27% OBC, 15% स्केड्यूल कास्ट. अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएं स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब में बड़ा कौन सा है, तो मात्रा किसकी ज़्यादा है, मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है इन दोनों में से? स्केड्यूल कास्ट ज़्यादा है, स्केड्यूल ट्राइब्स बहुत कम है. अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, इसीलिए स्केड्यूल कास्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन है, स्केड्यूल ट्राइब को कम है. OBCs आपको पता है बहुत ज़्यादा है, 3000 कम्युनिटीज़ हैं, तो 27%. ये सब देख रहे हैं हम, तो इससे अच्छा अमेंडमेंट्स भी देख लेते हैं एक बार. तो रीसेंट अमेंडमेंट्स 100 थी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, किसके साथ? थाईलैंड के साथ? नहीं, बांग्लादेश के साथ. 101st द फेमस GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. 102nd नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया जैसे हमने अभी देखा. 103rd EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कैटेगरी. 103rd अमेंडमेंट. 104th अमेंडमेंट रिजर्वेशन एक्सटेंशन ऑफ SCs एंड STs. कहाँ? इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और किनका रिजर्वेशन रोक दिया? एंग्लो इंडियंस का. अंडरस्टूड. Asiatic lions was in news because one of the Asiatic lions have been tested for coronavirus. तो देख लेते हैं एशियाटिक लायंस के बारे में कुछ जनरल डिटेल्स. सबसे पहले जो आप ये मैप देख लीजिए कितने हैं अभी. देख सकते हैं आप 674 एशियाटिक लायंस आर प्रेजेंट इन ओनली वन पर्टिकुलर रीजन इन द वर्ल्ड. कहाँ? गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात में. इसका मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं है, ओनली इंडिया में ही है. इन दोनों का मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स नेपाल, देन भूटान, श्रीलंका. ये बस इंडिया में मिलते हैं गिर में. जितने भी आप एनिमल्स पढ़ोगे हमेशा आप ये चीज़ पढ़ोगे, अफ्रीकन डैश एंड डैश इज़ लार्जर देन एशियाटिक डैंस. ठीक है, मतलब अब डैश में आप कोई भी एनिमल फिट कर लीजिए. यहाँ लिखा हुआ है एशियाटिक लायंस आर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस. क्यों? क्योंकि अफ्रीका में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है.
जहाँ भी गर्मी ज़्यादा होती है तो आपकी बॉडी ऐसे अडेप्ट करेगी, जो आपका सोर्स है जीने का, ह्यूमंस के केस में दिल, वो हमेशा ज़्यादा ऊपर रहेगा। और सेकंड चीज़, जैसे कि हमें पता है कि एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर गर्म होता है बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट बाय सन्स रेडिएशन, तो हमारी बॉडी हीट सोर्स से दूर रहना चाहेगी। तो इसीलिए अफ्रीका में सारे जानवर, सारे प्लांट्स आपको बड़े ही दिखेंगे इन कंपैरिजन टू एशिया। इस मैप में देख सकते हैं आप 1990 से 2020 तक बढ़ते ही आ रहे हैं, कम नहीं हो रहे बिल्कुल भी। सो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम। और अभी है 500 से ऊपर, इतना याद रखिए, 500 से ऊपर, 1000 से नीचे 674। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखे गए हैं। मे फ्लावर 400, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट पूछ सकती है यूपीएससी, व्हाट इज मे फ्लावर 400। इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ऑफकोर्सली अनमैन्ड और ऑटोनोमस है। दिस इज़ द मे फ्लावर, डेवलप्ड बाई IBM एंड प्रोमेयर कंपनी, तो प्राइवेट द्वारा डेवलप की गई है। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोजेक्ट, बस इतना सा याद रखना। ऑलिव रिडले टर्टल्स हर साल न्यूज़ में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर फेमस प्रैक्टिस ऑफ मास नेस्टिंग कॉल्ड अरीबाड़ा, ये आपको याद रखना है। ऑलिव रिडले टर्टल यहाँ देख लीजिए, क्यूट सा। सो दीज आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द टर्टल्स, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल हैं, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखे गए हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। मैंने आपको बताया ये अपनी यूनिक मास नेस्टिंग टेक्निक के लिए फेमस है, अरीबाड़ा, और ये पाए जाते हैं वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस में। इंडिया में पर्टिकुलरली गहीरमठ बीच बहुत फेमस है, और इसी के आसपास है ऋषिकल्या रिवर, भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड गहीरमठ मैरीन सेंचुरी। तो इंडिया में ये 3 जगह बहुत फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स के मास नेस्टिंग के लिए। स्पेस एक्स और नासा का मिशन क्रू टू ड्रैगन, क्या हो रहा है? एक्चुअली नासा इन सब फालतू चीज़ों से हटना चाहती है कि इन सब फालतू चीज़ों से इतनी कॉस्ट लगाओ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या तो मून पे हमारे एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करो। अरे हम साइंटिस्ट हैं, हम ऊपर जाके क्या करना है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। ये जो फालतू काम है एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर ले जाने का, ये किसी प्राइवेट बॉडी को देना चाहिए। तो स्पेस एक्स इज़ द कंटेंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स इस्तेमाल करेगा, अपनी रिसर्च करके उसने जितने भी अपने फंड्स लगाए हैं उसने रिसर्च अपनी कंप्लीट की, और नाउ इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। कैसे सक्सेसफुल? क्रू टू ड्रैगन मिशन। तो नासा के एस्ट्रोनॉट गए ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कैसे? विद द हेल्प ऑफ फाल्कन रॉकेट ऑफ स्पेस एक्स। सो इट इज़ द सेकंड क्रू रोटेशन ऑफ अ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। यहाँ 2 लगाए, मतलब पहले भी गया है, एंड द फर्स्ट विद इंटरनेशनल पार्टनर्स। तो जो 4 एस्ट्रोनॉट थे वो कुछ नासा के थे, कुछ जाक्सा के थे, कुछ ESA के थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, स्पेस एक्स कोलैबोरेटेड विद नासा टू सेंड क्रू टू ड्रैगन मिशन। ऑर्गेनिक फूड रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अच्छे से देख लेते हैं, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। जो फसाए बॉडी है इंडिया की, क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड रेगुलेटर है ऑर्गेनिक और जो भी अन्य फूड प्रोडक्ट हैं सब की, और यही रिस्पॉन्सिबल है टू रेगुलेट ऑर्गेनिक फूड इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्ट्स में। उनके लिए, सबके लिए पॉलिसी ले डाउन करती है। नौ अगर आपको ऑर्गेनिक फूड का ठप्पा चाहिए अपने प्रोड्यूस पे, फार्मर्स को मेनली अगर अपने फूड प्रोड्यूस पे उनको ठप्पा चाहिए ऑर्गेनिक का, तो 2 चीज़ हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, दोनों देख लेते हैं। NPOP शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है, ग्रांट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन
थ्रू अ प्रोसेस ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। इट मीन्स ये सेलर है फार्मर, ये बायर है अ बिग कंपनी और अ कॉरपोरेट, इन दोनों के बीच में अगर लेन देन हो रहा है और बीच में ऑर्गेनिक फूड इन्वॉल्व है, तो ना ये टेस्ट करेगा या ना ये टेस्ट करेगा। कौन टेस्ट करेगा? एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन स्कीम है ये। तो इसीलिए बोलते हैं NPOP इज़ द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन स्कीम। ये एक्रेडिशन प्रोग्राम भी देता है फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता है। इम्प्लीमेंट कौन करता है स्कीम को, NPOP को? अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The NPOP standards for production and accreditation system have been recognized by the European Commission, Switzerland, USA। तो इसका मतलब इन तीन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कमीशन इज़ नॉट अ कंट्री, बट ये जो तीन कंट्रीज़ हैं, इनके जो डोमेस्टिक रीजन में जो भी रेगुलेटरी सिस्टम है, उन्हीं के कॉन्सोनेंस में ये NPOP काम करता है। सो डेट्स वाई these particular countries also have trust in the NPOP scheme of India. Second is participatory guarantee system for India. ये another process है for certifying organic products. ये कैसे हमको पता चलेगा? एक आपको डॉक्यूमेंटेड लोगो या स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि यस योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोड्यूस इज़ ऑफ ऑर्गेनिक इन नेचर। ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ये था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर अपेडा, ये था। और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। ये ऑर्गेनिक फार्मर्स जो भी होंगे दे हैव फुल कंट्रोल ओवर द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ये एक काइंड ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, ना कि थर्ड पार्टी। क्यों सेल्फ सर्टिफिकेशन है, अभी आगे आप देखेंगे। दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन is only for farmers or communities that can organize and perform as a group. Individual farmers or group of farmers smaller than 5 numbers are not covered under PGS. इसका मतलब if your community of farmers or your group of farmers are less than 5, so you can't avail this participatory guarantee system or this self certification system. Understood? ये बस ऑन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए दिया जा सकता है। अंडरस्टूड? ऑफ फार्म जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ होती है सच एज स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, वैल्यू एडिशन, ये सब इसके अंडर नहीं आता। ऑन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग। देखिए लाइव स्टॉक रियरिंग भी है इधर, तो इस पर ध्यान दीजिए। Organic foods are also required to comply with the requirements of labeling of FSSAI. In addition to that, of these particular two schemes, it means FSSAI ने तो अपनी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस दी गई हैं पूरी, उनसे भी आपको कॉन्सोनेंस में रहना है, और ये जो इन दोनों में गाइडलाइंस हैं इनमें भी आपको कॉन्सोनेंस में रहना है। सेंकाकू, दियाऊ, तियाओ युताई आइलैंड, माफ़ करेगा अगर गलत प्रोनाउंस किया है। ये सारे आइलैंड, यहाँ बीच में AKA है, ऑल्सो नोन एज, ओके। सो ये सब आइलैंड कहाँ मिलते हैं? दीज आर आइलैंड्स ऑफ ईस्ट चाइना सी। आप नीचे देख सकते हैं, जापान और साउथ कोरिया के नीचे ही ये सेंकाकू आइलैंड्स हैं। माइंड यू, दिस इज़ नॉट द इनफेमस साउथ चाइना सी जहाँ पैराटस, स्पार्टलेस आइलैंड्स का डिस्प्यूट है, वहाँ नहीं है। ये ईस्ट चाइना सी में है। अंडरस्टूड? और ईस्ट चाइना सी के ही ऊपर क्या है? येलो रिवर है यहाँ कहीं, ओके। ये जो पास में आपको आइलैंड दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ryukyu आइलैंड, तो ये भी याद रखिए। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका ये फुल फॉर्म है। तो देखिए ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो कोविड-19 वैक्सीन की पेटेंटिंग है, वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज आर डिपेंडिंग टू रिलैक्स दिस पेटेंट सिस्टम। तो इसी के लिए पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। जो डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं
वो तो बस इंडिया के अंडर ही है। दीज पर्टिकुलर लॉज आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉरेन एंटिटीज़ और ऑन द फॉरेन सॉइल। तो जो GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी पेटेंट देती है कंपनी को इन इंडिया, अगर एक पर्टिकुलर कंपनी को पेटेंट दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू मैन्युफैक्चर अ सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग, इट मीन्स नो अदर कंट्री कहाँ इन इंडिया कैन प्रोड्यूस दैट ड्रग। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स है कि ये जो डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं दीज आर एप्लीकेबल ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया ओनली। तो पेटेंटिंग को पूरा फॉर्मलाइज करने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए इन द होल ऑफ द वर्ल्ड क्या किया गया? ट्रिप्स एग्रीमेंट कर लिया गया सारे देशों से, ठीक है। और इन्हें ही कहा गया ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन शॉर्ट ट्रिप्स। इसमें एक पर्टिकुलर प्रोविज़न है जो कि एक्सेप्शनल केसेस के लिए है या सर्कमस्टेंसेस के लिए है कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ ट्रिप्स कैन बी वेविड। क्यों वेव किया जाएगा? क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर इमरजेंसी है और नंबर ऑफ कंट्रीज आर एग्रीइंग दैट यस दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिस्ट्रॉइंग होल ऑफ द वर्ल्ड लाइक COVID-19 एंड द प्रोविजंस ऑफ ट्रिप्स कैन बी रिलैक्स्ड। सो US ने अभी सपोर्ट किया है डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेट COVID-19 की जो वैक्सीन्स हैं उन्हें पेटेंट फ्री कर दिया जाए या कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। पर ये इतना बड़ा स्टेप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यस US इज़ अ सुपर पावर एंड इट हैज़ सपोर्टेड द डिमांड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। बट इवन इफ this particular provisions of TRIPS has been relaxed and all the countries have right to manufacture COVID-19 vaccines in their domestic soils. But what about the technology that are used in manufacturing of these vaccines? वो कोई ना देंगे। हमने तो, आपने डिमांड की थी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कि पेटेंट फ्री कर दो, हमने पेटेंट फ्री कर दिया है, अब आप बना लो। तो हम बोलेंगे हम बनाएंगे कैसे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है वो बनाने की। दूसरी बात ये है, सपोज़ इंडिया ने दिया कंपलसरी लाइसेंस, सो ये इंडिया के पास पावर है टू गिव कंपलसरी लाइसेंस टू अ पर्टिकुलर फर्म। इससे क्या होता है? अगर आपने कंपलसरी लाइसेंस दे दिया है तो मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी जिसको आपने कंपलसरी लाइसेंस दिया है वो ट्रिप्स के प्रोविजंस के अगेंस्ट भी जाके COVID-19 वैक्सीन बना सकती है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल ओनर है इस पेटेंट का उसको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, उसको हम कंपनसेट करेंगे, बट प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेटेंट राइट विल बी रिलैक्स्ड। यही लिखा है, सपोज इंडिया वांट्स टू गिव कंपलसरी लाइसेंस to a domestic firm to manufacture COVID-19 vaccines in case the patent lies with some other foreign firm, जैसे COVID-19 के केस में है, जैसे फाइज़र की वैक्सीन। Then also the domestic firm should have the technology to manufacture that vaccine and in that case too TRIPS ask for various restriction। ये restriction कैसी हैं कि जो भी आप पर्टिकुलर कंपलसरी लाइसेंस जिस कंपनी को मिला है वो पर्टिकुलर कंपनी जो भी वैक्सीन निकाल रही है पेटेंट राइट यूज़ करके, उसकी कलर अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, किसी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती बेसिकली। अंडरस्टूड? पर्टिकुलरली अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आपको कंसेंसस चाहिए इन द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ कन्फ्यूजन है कि सारे कंट्री का कंसेंसस है या नहीं तो हम वोटिंग भी करा सकते हैं। वोटिंग कैसे कराएंगे? ईच कंट्री हैज़ अ सिंगल वोट और अगर मेजॉरिटी मिल गई तो इट मीन्स द पेटेंट्स विल बी रिलैक्स्ड। WTO की बात आई है, सो दीज आर द मेन एग्रीमेंट्स अंडर WTO। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किससे डील करता है ये? यस, सब्सिडीज़, द इनफेमस एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। पेटेंट ऑन एग्रीकल्चर, इन सबसे डील करता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंड इज मल्टी फाइबर अरेंजमेंट विच हैज़ बिन रिपील्ड। थर्ड इज ट्रिप्स, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, अभी आगे भी पढ़ेंगे।
स्ट्रीम्स जिसके अंदर हम FDI और FPI पढ़ते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये सब पिलर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जो बनी है 1995 में बाय रिप्लेसिंग गेट्स। जनरल डिटेल्स ऑफ GI टैग एंड पेटेंट्स पढ़ लेते हैं बिकॉज वी आर रीडिंग ट्रिप्स। तो दोनों में देख लीजिए, इंडिया में GI टैग दिया जाता है अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। फर्स्ट GI टैग मिला था दार्जिलिंग टी को 2004 में इंडिया के अंडर। और ये GI टैग असाइन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी है ये? जो अपेडा जिसके अंदर था, ठीक है, NPOP स्कीम। सेकेंड इज इंडियन पेटेंट्स एक्ट अमेंडेड इन 2005। आई थिंक ये 1960 या 70 का एक्ट था, बट अमेंडेड इन 2005। सो दिस पर्टिकुलर पेटेंट राइट प्रोवाइड्स बोथ प्रोसेस बेस्ड एज वेल एज प्रोडक्ट बेस्ड। मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी है फाइज़र, इसने कोविड-19 वैक्सीन बनाई एंड ही हैज़ द पेटेंट राइट ऑफ 20 ईयर्स। क्यों? बिकॉज इसने पैसा खर्च किया है रिसर्च पे, उसके डेवलपमेंट पे। सो इतना सब जो रिसर्च में पैसा खर्च किया है वो उसे वसूलना है, तो ये अपनी वैक्सीन्स बेच के उतना वसूलेगी, एक पर्टिकुलर मार्जिन रखेगी अपने प्रॉफिट का, तो इसको 20 साल का पेटेंट राइट मिल जाएगा। पर मान लीजिए 20 साल ख़त्म हो गए, नाउ दिस इज़ एन इंडियन फर्म, डॉक्टर रेड्डी मान लीजिए, तो अब ये फर्म भी बनाना स्टार्ट करेगी बाई गिविंग दिस पर्टिकुलर फर्म आ रॉयल्टी। ये भी अपना बनाना स्टार्ट करेगी दिस कोविड-19 वैक्सीन। अब ये दो काम कर सकती है, एक तो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ करके प्रोडक्ट वही बना रही है जो इसने बनाया फाइज़र ने, बट कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट यूज़ कर रही है, प्रोडक्ट सेम है। या तो दूसरी चीज़ भी कर सकती है, ये इसने प्रोसेस बदल दिया, लाइक ये दो चीज़ें बन एक ही चीज़ रही है, ठीक है, पर ये दो वेज हैं उसे बनाने में, एक में अमोनिया यूज़ हो रहा है, एक में अमोनिया नहीं यूज़ हो रहा है, पर बन वही रहा है। सो हमारे में इंडिया में दोनों टाइप्स ऑफ पेटेंट प्रोवाइडेड है। प्रोसेस बेस्ड मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ओरिजिनल कंपनी ने इससे बनाया तो आप इससे बना लो, नहीं, प्रोसेस बेस्ड भी है और प्रोडक्ट बेस्ड, दोनों तरह के पेटेंट अवेलेबल है इंडिया में। टाइम पीरियड दिया जाता है 20 ईयर्स का। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इज़ बैंड इन इंडिया। पहले क्या होता था, जैसे फाइज़र कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन बनाई है, तो इसने A+B+C कॉन्स्टिट्यूएंट डाले हैं। क्योंकि इन्होंने ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट डाले हैं और इसने ये पर्टिकुलर वैक्सीन बना ली है, आफ्टर 20 ईयर्स पेटेंट तो छिन गया इनसे, तो अब ये क्या करेगी, अब पर्टिकुलर X कंपोनेंट विल बी इंस्टिल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोविड-19 वैक्सीन। और इससे X से क्या हो रहा है? इससे कुछ नहीं हो रहा है, एक भी चीज़ बदल नहीं रही है, ये बस ऐसे ही न्यूट्रल केमिकल डाल दिया गया है। और अब ये पर्टिकुलर फाइज़र कंपनी क्या बोलेगी, देखिए मैंने एक और का आविष्कार कर लिया है और दिस इज़ अलग प्रोसेस है ये, तो मुझे फिर से पेटेंट दीजिए 20 साल का। सो इसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट विच इज़ बैंड इन इंडिया। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज़ में थी, क्यों थी? बिकॉज वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ये निकाला था इसने, पूरा पढ़ लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। क्यों करता है ये? इसका प्रिंसिपल काम ये है कि कोई भी भूखा पेट ना सोए, टू डिफीट हंगर। माइंड यू, आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 कंप्राइजेज ऑफ ज़ीरो हंगर। पहला क्या है? नो पॉवर्टी। वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट होता है 16 अक्टूबर में, काम की चीज़ नहीं है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी, पूरी यूनाइटेड नेशन के साथ ही। इट इज़ वन ऑफ द UN फूड एड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रोम, इटली में हेडक्वार्टर्स है इसका। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो सिस्टर बॉडीज़ हैं वो हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको नोबल पीस प्राइज़ ऑफ 2020 मिला था। तो UNFAO को नहीं मिला था, वो UNFAO को नहीं मिला था नोबल पीस प्राइज़, वो किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था।
और दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इनिशिएटिव्स टेकन बाय द यूएन फाओ ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम विच आर कॉल्ड घियाज। ये पर्टिकुलर साइट्स होती हैं जो कि फाओ डेजिग्नेट करता है एज घियाज। तो घियाज क्या होती हैं? इंडिया में देखिए 3 है, कोरापुट में उड़ीसा में, देन केरला में कुट्टानड में, और पैम्पोर कश्मीरी सेफ्रॉन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हैं जो फाओ ने रिकॉग्नाइज की हैं अंडर घियाज इन इंडिया। दूसरा है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और CAC। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये स्टैंडर्ड सेट करती है फूड क्वालिटी के। तो WTO में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, फाइट्रो एंड सैनिटारी मेजर्स। ठीक है, तो फिर इसके अंडर एक कोडेक्स एलिमेंटरियस कमीशन आता है जो कि फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है, तो वो भी फाओ के द्वारा सेट किया जाता है। एंड द लास्ट इज वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, जिस इंडेक्स के कारण ये न्यूज़ में थी। क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, ये किस लिए है? देखिए पिछले साल न्यूजीलैंड में एक सिटी में FB पे ऑनलाइन जाके, फेसबुक पे ऑनलाइन जाके एक व्यक्ति ने एक मॉस्क में घुस के, एक मस्जिद में घुस के 51 पीपल की हत्या कर दी। इस सिटी का नाम था क्राइस्टचर्च। इसके बाद जो भी सारी कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पे क्या होगा, कॉम्बैट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म ऑनलाइन। इट मीन्स कि ये जो नया तरीका टेररिज्म आया है, ऑनलाइन टेररिज्म या साइबर टेररिज्म, इसको हमें ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो घटनाएं बहुत हैं कि कोई भी व्यक्ति ने किसी भी रिलीजियस प्लेस में घुस के हत्या कर दी, बट फेसबुक पे जाके हत्या की है तो दूसरों पे प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों ने अगर वो देखा तो बच्चे भी सोचेंगे ये चीज़ तो मैं भी आगे जाके कर सकता हूँ। सो टू फाइट और कॉम्बैट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म ऑनलाइन, दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हैज़ बीन क्रिएटेड। इट इज़ नॉट बाइंडिंग इन नेचर, इंडिया इज़ अ मेंबर टू इट, ये याद रखना हमें। Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, they contribute to the large share in the cyber space। तो इन्होंने ही सबने ये इनिशिएटिव ले लिया कि ठीक है हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से मॉनिटर करेंगे टू कॉम्बैट दिस ऑनलाइन टेररिज्म। न्यूज़ में क्यों था ये? बिकॉज दीज पर्टिकुलर कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ द क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, दीज आर अर्जिंग यूनाइटेड नेशन that this particular unique kind of treaty is in life and you are not joining it। why you are not joining it? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हजार्डस चीज़ हो सकती है इन द नियर फ्यूचर, ऑनलाइन टेररिज्म। सो नाउ यूनाइटेड नेशन हैज़ एग्रीड टू ज्वाइन इट। आर्टिक रिसर्च स्टेशंस देख लीजिए एक बार। 2008 में हिमाद्री बनाया था हमने, 2014 में हमने इंड आर्क ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। और ये दोनों रिसर्च स्टेशंस कहाँ काम करते हैं? आर्टिक में। आर्टिक में तो नहीं बट नॉर्थ ऑफ नॉर्वे में। ठीक है, रिसर्च स्टेशंस आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ये तो इजी था। GHGs, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज एंड एसिड रेन के बीच में एक अंतर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ये चीज़ें अलग अलग पढ़ते हैं पर हमें समझ इंटर रिलेशन कम होता है। तो आप यहाँ GHGs देख लीजिए, अमाउंट सबसे कम है CFCs की बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। देन ट्रोपोस्फियरिक ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर की मात्रा सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तभी ये एरो शो हो रही है। इट इज़ एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन अपवर्ड डायरेक्शन। GHGs आर डेल्ट इन क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब हमको एक कम करनी है तो यही लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल में। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस देखिए विच आर कवर्ड अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, CFCs, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो आप देख सकते हैं जिसमें ब्रोमो है, फ्लोराइड है, क्लोरीन है, हेलेंस जितने भी हैं वो सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। बट मैंने यहाँ टिक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? बिकॉज HFCs आर सुपर GHG। तो जो किगाली एग्रीमेंट हुआ था, जो डेट इज़ एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
Montreal Protocol deals with the ozone depleting substances. But after the Kigali Agreement, it is also dealing with the reduction in GHGs. That is, HFC has been included in Kigali Agreement. समझ आ रही है आपको बात? Kyoto Protocol deals with reduction in the emission of greenhouse gases. But Montreal Protocol is dealing with both minimization of ozone depleting substances as well as minimization of emissions of greenhouse gases. आगे चलते हैं. अच्छा, एसिड रेन किससे होती है? नॉक्स एंड सॉक्स. इट्स मीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. जैसे हमने देखा है ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल, तो डेट इज़ ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. सल्फर ज़्यादातर कहाँ से निकलती है? इंडस्ट्रीज़. सल्फर इंडस्ट्रीज से क्यों निकलती है? बिकॉज वी हैव पुअर क्वालिटी ऑफ कोल, बिटुमिनस कोल इन abundance in India. The purest quality of coal is anthracite. वो भी इंडिया में मिलता है, बट एक छोटे से रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में ओनली. तो हमारे पास बिटुमिनस क्वालिटी ऑफ कोल है, और बिटुमिनस क्वालिटी ऑफ कोल में सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए एशेज़ ज़्यादा बचती हैं और हीट या एफिशिएंसी कम है उस कोल की. That's why this particular sulfur will be released by the industries, and that is causing the blackening of Taj Mahal due to corrosion. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये कहाँ से होती हैं? मोस्टली व्हीकल से. ठीक है, व्हीकल से क्यों? बिकॉज जो पेट्रोल है उसमें ये नाइट्रोजन की मात्रा होती है. मैं ये नहीं बोल रहा ये एक्सक्लूसिव है. इंडस्ट्री से बोथ कैन एमिट, व्हीकल से बोथ कैन एमिट, बट मेन सोर्स यही है. एक और चीज़ कन्फ्यूजन में आ जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स. सबसे पहले तो आप ये पूरी देखिए, ये जो 8 चीज़ें हैं इन पे एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं इंडिया में. ठीक है, कौन निकालता है? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. अंडरस्टूड? ये 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन होता है. कैसे? आप यहाँ देख सकते हैं. 0 to 60 गुड है, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री है. तो यही है AQI और एयर क्वालिटी इंडेक्स. PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड. ध्यान देने की बात यह है, यहाँ CO2 नहीं है, और ये लॉजिक बनता भी है. हम CO2 क्यों नापेंगे? ये तो आई थिंक 3rd या 4th मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, तो इसीलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये नहीं नापते. आप यहाँ देख सकते हैं सॉक्स और नॉक्स यहाँ भी है. एसिड रेन के लिए सॉक्स और नॉक्स यूज़ होता है, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको. AQI है 6 कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी, जैसा कि देख सकते हैं आप, और दीज आर गिवन बाय CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ये जो पर्टिकुलर बॉडी थी ना, ये वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट के अंडर बनी थी, बट बाद में से एयर के भी पोल्यूशन प्रिवेंशन दे दिया गया था. कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं, जैसे कि हमने पता है इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो उसमें ही ये पूरा मैप आप एक बार देख लीजिए. ये हमने देख लिया क्या है. यहाँ लिम्पियाधुरा है, काला पानी है, यहाँ है देप्सांग प्लेन, सोडा प्लेन्स, लिंगितांग प्लेन. कहाँ है? ये पर्टिकुलर LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके पूरे नॉर्थ में है ये सारे प्लेन्स. अंडरस्टूड? यहाँ आपको पेंगंग सो और सो मोरिरी दिख जाएगा. ये क्यों बनाया मैंने? यहाँ है डोकला या तो चुम्बी वैली. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था. ये है रखाइन स्टेट, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप. ये है कोरी क्रीक या तो सर क्रीक बोल सकते हैं आप इसे. ये 2 क्रीक हैं आजू बाजू, और दिस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, सर क्रीक एंड कोरी क्रीक. मॉडल इंश्योरेंस विलेज कंसेप्ट न्यूज़ में था. कौन लाया ये पूरा कंसेप्ट? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये क्या है मॉडल इंश्योरेंस विलेज? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2021 में ये पाया गया है इंडियाज़ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इन द रूरल एरियाज़
2.71% से 3.76% बढ़ गया है। बट जो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो है 7.23%, और हमारा कितना है 3.76% इन 2019। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे विलेज लेवल पे इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ाएं हम, ताकि हमारा ये पूरा ओवरऑल एवरेज बढ़ जाए। तो रिसेंटली पार्लियामेंट हैज़ पास दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021 टू इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू 74% फ्रॉम 49%। तो पहले ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट थी, अब और ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गई है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट तो नहीं की गई है, बस अंडर ऑटोमेटिक रूट अप्रूव किया गया है एफडीआई को। ठीक है, गवर्नमेंट रूट था पहले अबव 49%, अब गवर्नमेंट रूट है अबव 74%। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट हैज़ बीन सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी। ओ सीरीज़ रेक्स मिशन न्यूज़ में था, किसका है? जैसे ही आप ओ सीरीज़ रेक्स पढ़ेंगे दो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएं, नासा एंड बेनू। बेनू क्या है? एस्ट्रॉयड है। ठीक है, ओ सीरीज़ रेक्स मिशन एक ऐसा मिशन है कि नासा की एक सैटेलाइट या रोबोट जाएगा बेनू एस्ट्रॉयड पे, विच इज़ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। कहा जाता है कि 100-200 साल बाद ये बेनू एस्ट्रॉयड टकरा सकता है अर्थ पे। तो एक पर्टिकुलर मशीन जाएगी बेनू एस्ट्रॉयड पे, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगी और वापस आ जाएगी हमारे अर्थ पे। इस सैंपल का क्या करेंगे हम? ये सैंपल हम बहुत ही ऊँचे दामों पे बेचने वाले हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बेचने नहीं वाले, ऑफकोर्सली रिसर्च होगी इस पर, तो हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ की और जानकारी मिलेगी। हर घर जल एंड गोवा न्यूज़ है ये लास्ट वाली। गोवा इज़ फर्स्ट स्टेट टू अचीव दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हर घर जल। जल जीवन मिशन के अंडर 55 लीटर ऑफ पानी पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड देना अनिवार्य था इस पर्टिकुलर हर घर जल मिशन के अंडर। ठीक है, कैसे? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या क्या होगा इससे? इससे क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों क्रिएशन किया गया है? टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वाटर फॉर रीयूज़। तो जितना हम पानी बचा सकते हैं, जितना हम रीयूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जल जीवन मिशन में। और इसी का एक सब पार्ट है हर घर जल, जिसमें हमें फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ये ध्यान रखना, बाई 2024। ये कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर है कि ऐसे नहीं गवर्नमेंट बचा रही है, आपको भी बचाना है। बिहेवियर कैंपेन है ये एक, तभी लिखा है यहाँ टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर वाटर। एंड दिस इज़ द न्यूज़, गोवा इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अचीव दिस। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज इन न्यूज़, क्यों? होता रहता है, और अभी ही फ़िलहाल में इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हुई थी, तो देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों बनाई गई थी? क्योंकि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, कहाँ? पेरिस में। इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे विच आर कॉल्ड पेरिस प्रिंसिपल्स। In consonance with the Paris Principles, this particular NHRC has been constituted under Protection of Human Rights Act of 1993. इसी एक्ट के अंडर ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी प्रोवाइड की गई है, और इसके चेयरमैन और मेंबर्स स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रेसिडेंट करेगा, ये लिखा हुआ है। NHRC के प्रेसिडेंट करेगा। The chairperson of NHRC can be a retired Chief Justice of India or a judge of Supreme Court। तो ये शायद से 2019-20 में ही ये चेंज आया है, पहले ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं। प्रेसिडेंट इसके मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, पर कब करेगा? इन सब की पर्टिकुलर कमेटी बनेगी, और इस 6 मेंबर कमेटी ही डिसाइड करेगी कि प्रेसिडेंट को कौन सा नाम दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर्स, इट मीन्स 2, opposition, leaders of opposition in both the houses of the parliament, and union home minister।
ये वापस एक और चेंज किया गया है क्या, NHRC के जो मेंबर है वो या तो 3 साल या तो एट द 70 ईयर्स एज तब तक ही रह पाएंगे। अंडरस्टूड। प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम फ्रॉम द ऑफिस अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज। तो ये पर्टिकुलर टेबल आप देख सकते हैं, ये मैंने डाली हुई है कि 1993 के और 2019 में क्या डिफरेंस था। तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। लास्ट में जाते जाते एक पेंगोलिन्स का आर्टिकल था। तो ये पेंगोलिन्स का आर्टिकल क्या है, 2 तरह के पेंगोलिन्स पाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड जो इंडियन पेंगोलिन्स बोलेंगे और चाइना के साइड में जिनको चाइनीज़ पेंगोलिन बोलेंगे। यहाँ बेसिस लिखे हुए हैं। फाउंड इन इंडियन पेंगोलिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब नेपाल में भी, भूटान में भी, श्रीलंका में भी, इंडिया में भी, इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखा है। एंड सेकंड क्या है, चाइनीज़ पेंगोलिन कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये भी इंडिया में मिलते हैं, देखिए वियतनाम, थाईलैंड, चाइना एक्सेट्रा। IUCN स्टेटस, इंडियन पेंगोलिन्स एंडेंजर्ड है। कैसे याद रखोगे, यहाँ खाए नहीं जाते, चाइना में खाए जाते हैं, तो डेट वाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों Schedule 1 में ही है। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। लंबी क्लास होंगी, क्यों, क्योंकि 15 दिन के करंट अफेयर्स ओवरऑल ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।